हेलो एवरीवन, हम हरियाणा जीके कर रहे थे जिसमें हमने लास्ट किया था। हमारा मुगल शासन स्टार्ट हुआ था और हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था भाई, शेरशाह सूरी वंश किया था, यानी कि सूरवंश किया था, जो कब से कब तक चला था, 1540 से लेके 1555 तक। हम ये मुगल में ये दोनों चीज क्यों लेके आए हैं बीच में, क्योंकि भाई ये आती है तो ऐसे सीरीज बन जाएगी। आज हम स्टार्ट करते हैं हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो देखिए हेमू के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है, थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। तो देखिए हेमू कौन थे भाई। हेमू हरियाणा के रेवाड़ी जिले से संबंध रखते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ भाई? रेवाड़ी जिले के कुतुबपुर गांव में हुआ। कहाँ हुआ? कुतुबपुर गांव में, ठीक है, कुतुबपुर गांव में हुआ था। देखिए जो हेमू थे ये मध्यकाल में विरोधी मुस्लिम शासकों के बीच थोड़े समय के लिए, बिल्कुल थोड़े समय के लिए हिंदू राज स्थापित करने का श्रेय किनको जाता है भाई? मध्यकाल में विरोधी मुस्लिम शासकों के बीच थोड़े समय के लिए हिंदू राज स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? हेमू को जाता है। ये चाहे भले थोड़े टाइम के लिए रहे हो, लेकिन इन्होंने हिंदू राज को वहां पे स्थापित करने का श्रेय इनको जाता है। इन्होंने ना अपने पूरे करियर में कुल कितनी लड़ाइयां जीती भाई? 22 लड़ाइयां लड़ी थी। किसके लिए लड़ी थी भाई? आदिल शाह के लिए लड़ी थी। किसके लिए लड़ी थी? आदिल शाह के लिए लड़ी थी। और 22 की 22 लड़ाइयां इन्होंने जीती। इसी वजह से हमारे जो कुछ इतिहासकार हैं उन्होंने इनको किस चीज की उपाधि दी, किस चीज की उपाधि दी या किस चीज का खिताब जीता इन्होंने? ये क्वेश्चन आ सकता है हरियाणा में। इनको बोला गया भाई मध्य युग का सिकंदर गुप्त। मध्य युग का सिकंदर गुप्त किसको बोला जाता है? मध्य युग का सिकंदर गुप्त किसको बोला जाता है भाई? हेमू को, हेमचंद्र विक्रमादित्य को बोला जाता है। क्या? मध्य युग का सिकंदर गुप्त, ठीक है। जैसे एक राइटर है, जैसे एक इतिहासकार हैं, कौन भाई? आरपी त्रिपाठी। आरपी त्रिपाठी की एक बुक है राइज एंड फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। इस बुक में ये लिखते हैं आरपी त्रिपाठी कि अकबर के हाथों हेमू की हार दुर्भाग्यपूर्ण थी। अगर भाग्य ने हेमू का साथ दिया होता तो उन्हें ये हार कभी नसीब नहीं होती। क्या लिखते हैं भाई आरपी त्रिपाठी, जिनकी बुक का नाम क्या है? राइज एंड फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। वो लिखते हैं कि अकबर के हाथों हेमू की हार दुर्भाग्यपूर्ण थी, मगर भाग्य ने अगर उनका साथ दिया होता, किसका साथ? हेमू का, तो उन्हें ये हार कभी नसीब नहीं होती। वैसे ही एक और इतिहासकार है, कौन भाई? आरसी मुजुमदार, ठीक है। आरसी मुजुमदार ने एक बुक लिखी थी, शेरशाह पर लिखी थी, शेरशाह की जीवनी पर। उसमें एक अध्याय था, क्या था? हेमू अ फॉरगेट इन हीरो, ठीक है। आरसी मुजुमदार, ठीक है, ये नाम आपने सुना भी है, एग्जाम में बहुत बार आता है। इन्होंने शेरशाह पर एक बुक लिखी थी, ठीक है। आपको लास्ट उसमें करवाया था ना, आरसी मुजुमदार ने शेरशाह पे जीवनी लिखी थी। इसमें एक अध्याय है, क्या? हेमू अ फॉरगेट इन हीरो। क्या है? हेमू अ फॉरगेट इन हीरो। इसमें आरसी मुजुमदार लिखते हैं कि पानीपत की लड़ाई में एक दुर्घटना की वजह से हेमू की जीत हार में बदल गई, वरना उन्होंने दिल्ली में मुगलों की जगह हिंदू राजवंश की नींव रखी होती। ये बात किसने लिखी? आरसी मुजुमदार ने। हेमू का जन्म कब हुआ भाई? हेमू का जन्म कब होता है? हेमू का जन्म होता है 1501 ईस्वी में। कहाँ पर होता है? रेवाड़ी के कुतुबपुर गांव में। कहाँ होता है? रेवाड़ी के कुतुबपुर गांव में। जो इनकी फैमिली थी ये किस चीज का काम करती थी भाई? किरियाने का काम करती थी। किस चीज का काम करती थी? किरियाने का काम करती थी। और ये धूसर जाति से, धूसर जाति एक तरह की ना बनिया जाति की एक प्रजाति लगा लो। जैसे ये नहीं होते कि भाई ये ब्राह्मण, गौड़ ब्राह्मण हो गए और ये ब्राह्मण हो गए, ऐसे बानियों में भी प्रजातियां होती हैं भाई। तो ये धूसर जाति के थे। किस जाति के थे भाई? ये धूसर जाति के थे, ठीक है। और इनका, जैसे इनके पिताजी या इनके जो पूर्वज थे वो किस चीज का काम करते थे? किराने का काम करते थे। अकबर की जीवनीकार कौन है भाई? अकबर की जीवनी किन्होंने लिखी थी? अब्बुल फजल। किन्होंने लिखी थी भाई अकबर की जीवनी?
अब्बुल फजल लिखी थी ना, अब्बुल फजल, जिनको आप अब्दुल फजल भी कह देते हो, अब्बुल फजल भी कह देते हो। अब्बुल फजल ने, इन्होंने क्या लिखी थी भाई? अकबर की जीवनी। अकबर की जीवनी में इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने ना हेमू का बहुत तिरस्कार किया है। उन्होंने लिखा है कि इनको बहुत तिरस्कार पूर्वक एक फेरी वाला बताते हैं, किसको? हेमू को, जो रेवाड़ी की गलियों में क्या बेचते थे? नमक बेचते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन HSSC पूछता है कि हेमू किस चीज का व्यापार करते थे? ये एक नमक व्यापारी थे। हेमू किस चीज का व्यापार करते थे? नमक व्यापार करते थे, नमक का व्यापार करते थे। इस चीज पे अब्बुल फजल ने अकबर की जीवनी में ये लिखा है कि इनको हेमू बहुत तिरस्कार पूर्वक एक फेरी वाला बताते हैं, हेमू को, जो रेवाड़ी की गलियों में नमक बेचा करते थे। पर इनका पेशा कैसा भी रहा हो भाई, हेमू का पेशा कैसा भी रहा हो, हेमू शेरशाह सूरी के बेटे इब्राहिम सूरी का पूरा ध्यान फिर भी अपनी तरफ खींच लिया था। फिर भी खुद को है ना, इतना अपना व्यापार छोटा मोटा भी करके इतनी चालाकी पूर्वक इन्होंने क्या किया था? हेमू ने शेरशाह सूरी का जो बेटा था उस टाइम, इब्राहिम सूरी, उसका पूरा ध्यान खुद की तरफ खींच लिया था और उसका बहुत, मतलब ये नहीं कहते चहिता बन जाते हैं, इसके ऊपर इतना ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दिया इब्राहिम सूरी ने। इब्राहिम सूरी थे ना उस टाइम दिल्ली के राजा, इब्राहिम सूरी का ये चहेता हो गया। और इब्राहिम सूरी फिर बाद में ना प्रशासनिक कार्यों में भी इसकी सलाह लेने लगा। फिर बादशाह ने क्या किया भाई? इब्राहिम सूरी ने हेमू को ना खुफिया एजेंसी, जो आपकी खुफिया और डाक विभाग का प्रमुख बना दिया। किस किस का? खुफिया और डाक विभाग का प्रमुख बना दिया। फिर बाद में इस्लाम खान, जो ये थे, जो इस्लाम खान ने हेमू को अपनी, इस्लाम नहीं भाई, ये इब्राहिम सूरी लगा लो, इब्राहिम सूरी है, मैं क्या बोल रही हूँ, इस्लाम खान, ठीक है। बाद में जो ये इब्राहिम सूरी थे, इन्होंने हेमू को अपनी सेना में वो स्थान दिया जो शेरशाह सूरी के समय ब्रह्मजीत कौर को मिला था। कौन सा खिताब दिया था भाई? वो जैसे सेना की प्रशासनिक कार्यों में इनका साथ देते थे और हर चीज में इनसे सलाह ली जाती थी, सेना का प्रमुख भी इनको बनाया गया था। फिर आदिल शाह के शासनकाल में क्या होता है? आदिल शाह के शासनकाल में हेमू को एक पद दिया जाता है, किसका? वकील ए आला। वकील ए आला का मतलब होता है जो आपका प्रधानमंत्री होता है, पीएम का पद दिया गया, वकील ए आला बोला जाता था उसको। आदिल शाह को जब खबर मिली कि हुमायूं है ना दिल्ली पर कब्जा करने के लिए आ रहा है, तब है ना आदिल शाह ने हेमू को कहा भाई जाके मुगलों को बाहर निकाल दें। ठीक है, ये जिम्मेदारी किसको दी? हेमू को दी। तो हेमू ने क्या किया भाई? अपने 50,000 जो उसके सैनिक थे उनको लिया और अपने 1000 हाथी लिए, 51 तोप लेके अपने दिल्ली पर कूच करने के लिए निकल लिया। फिर जैसे ये दिल्ली के लिए निकला तो कालपी और आगरा के गवर्नर, कालपी के गवर्नर कौन थे भाई? कालपी के गवर्नर थे अब्दुल्ला उस्बेग खान, ठीक है। और आगरा के गवर्नर कौन थे? आगरा के गवर्नर थे सिकंदर खान, ठीक है, सिकंदर खान। ये ना डर के अपना शहर ही छोड़ देते हैं और भाग जाते हैं। जैसे ना के भारद्वाज है, इनकी एक बुक है के भारद्वाज की, हेमू अ नेपोलियन ऑफ मेडविल इंडिया, ठीक है। सिकंदर की उपाधि दी थी इनको। ये क्या कहते हैं? के भारद्वाज की बुक का नाम क्या है? हेमू नेपोलियन ऑफ मेडविल इंडिया। इसमें ये लिखते हैं के भारद्वाज कि दिल्ली में मुगल गवर्नर, जो उस टाइम मुगल के शासक थे भाई, हुमायूं मर गया था 1530 में, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ हुमायूं मर गया था भाई 1556 में, 1556 में सीढ़ियों से गिर के हुमायूं मर गया। इसके बाद भाई जो दिल्ली का गवर्नर था वो कौन था? कई जगह आपको टारडी खां मिलेगा, ठीक है। इंग्लिश वाले टारडी खां बोलते हैं, वैसे इसको तारदी खां बोलते हैं, ठीक है। हिंदी वाले तारदी खां बोलते हैं। ने हेमू को रोकने का ना पूरा इंतजाम कर रखा था, लेकिन हेमू 6 अक्टूबर 1556 को दिल्ली पर पहुंच जाता है, ठीक है, दिल्ली में पहुंच जाता है। और स्टार्टिंग में क्या होता है भाई, जो ये तारदी खां है ये भाई अच्छे उससे इनसे लड़ाई करते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है भाई, जो ये टारडी खां है ये अपना इंतजाम करता है और हेमू 6 अक्टूबर 1556 को दिल्ली में पहुंचता है। और उन्होंने ना तुगलकाबाद में अपनी फौज के साथ डेरा डाला। किन्होंने डाला? हेमू ने। अगले दिन
और मुगलों की सेना के बीच में भिड़ंत स्टार्ट हो गई भाई, जिसमें मुगलों की हार हुई। और जो तारदी खां है वो अपनी जान बचा के भाग लिया पंजाब की तरफ। पंजाब की तरफ क्यों भागा भाई? उस टाइम अकबर वहां था, ठीक है, अकबर जालंधर में था। तो हेमू ने विजेता के रूप में दिल्ली में प्रवेश कर लिया, क्योंकि वहां से तारदी खां तो भाग गया। और उसने अपने सर के ऊपर शाही छतरी लगाकर हिंदू राज की स्थापना कर दी। नामी राजा विक्रमादित्य की पदवी इन्होंने कब ग्रहण की? जब ये इस युद्ध में जीते। तो इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी भाई? विक्रमादित्य की उपाधि हेमू ने तब ग्रहण की थी, ठीक है। और अपने नाम के इन्होंने सिक्के भी बनवाए। और दूर दराज के एरिया थे, जो भी दूर एरिया थे, वहां पे अपने गवर्नर भी बनाए और भेज दिए। दिल्ली की हार की खबर भाई 13 अक्टूबर 1556 को ना अकबर के पास जाती है, ठीक है। जब अकबर का 14वां जन्मदिन आने वाला होता है, उससे सिर्फ 2 दिन पहले, यानी कि 15 अक्टूबर को अकबर पैदा हुआ था। भाई सारे खतरनाक लोग 15 ही अक्टूबर को पैदा होते हैं, ठीक है। तो 14वें जन्मदिन से 2, जैसे आपके भाई मैं नाम ही भूल गई, कलाम साहब थे, अब्दुल कलाम आजा, ठीक है। अब्दुल कलाम, क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ शायद उनका भी 15 अक्टूबर का है, ठीक है। जो आपके प्रेसिडेंट थे कलाम, उनका भी 15 अक्टूबर का है। ऐसे काफी जो फेमस लोग हैं उनका भाई 15 अक्टूबर को होता है। थोड़े खड़ूस टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। 15 अक्टूबर को इनका बर्थडे था। 2 दिन पहले 13 अक्टूबर 1556 को ये कहाँ पहुंचते हैं भाई? ये न्यूज जाती है कि भाई हम दिल्ली हार चुके हैं, अकबर के पास जालंधर में। और जब अकबर के साथ जालंधर में कौन थे? बैरम खां। भाई पता है अलग अलग बुक्स में कुछ अलग अलग लिखा हुआ है। उस टाइम ये कहते हैं कि ये है ना वहां पे लड़ रहे थे, फाइट करने गए थे। कुछ ये कहते हैं कि वो यहाँ वहां पे आराम से रह रहे थे। तो है ना अकबर के दिल में ना दिल्ली से ज्यादा ये हो गया ना कि भाई बैरम खां के साथ थे। अकबर के दिल की इच्छा क्या थी भाई? कि दिल्ली से ज्यादा वो महत्व काबुल को देते थे उस टाइम, क्योंकि छोटे बच्चे थे, इतने भी छोटे नहीं थे। लेकिन बैरम खां है ना इस चीज से सहमत नहीं होते कि भाई जैसे दिल्ली हार गए तो अकबर के फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अकबर के मन में क्या था कि भाई मेरे को काबुल जाना है। लेकिन इस चीज से कौन सहमत नहीं होता भाई? बैरम खां इस चीज से सहमत नहीं होता। तो इस पे एक पार्वती शर्मा इतिहासकार हैं, उन्होंने अकबर की जीवनी लिखी थी, अकबर ऑफ हिंदुस्तान। क्या लिखी थी भाई? अकबर ऑफ हिंदुस्तान। किन्होंने लिखी थी? पार्वती शर्मा। पार्वती शर्मा ने ना अपनी बुक में लिखा कि अकबर के सामने विकल्प साफ था, या तो वो हिंदुस्तान का बादशाह बने या लौटकर काबुल में अपने आराम से रहे और सिर्फ क्षेत्रीय बादशाही करे, ठीक है। हुआ जबकि क्या? जो तारदी खां था ये दिल्ली से भागकर अकबर के खेमे में पहुंच तो गया। अकबर उस टाइम ये कहते हैं कि शिकार करने गया हुआ था। तो बैरम खां ने तारदी खां को अपने तंबू में बुलवाया और कि भाई आ जाओ, भेजा किसी सैनिक को कि भाई उसको लेके आओ। और थोड़ी बातचीत करने के बाद क्या होता है भाई? बैरम खां अपनी शाम की नमाज के लिए वजू करने के लिए उठ गए। भाई पता है ना भाई शाम को ये नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। वजू करने के लिए उठ गए, तभी बैरम खां के लोगों ने ना तंबू में घुसकर तारदी खां का कत्ल कर दिया। अब अकबर शिकार करके वापस लौटा तो बैरम खां के जो नंबर 2 के पीर मोहम्मद ने उन्हें तारदी खां की मौत की खबर सुनाई। बैरम खां ने ना पीर के जरिए अकबर को संदेश भिजवाया कि उन्हें उम्मीद है कि वो उस समय इस कदम का समर्थन करेंगे ताकि दूसरों को भी सबक मिले कि जंग से भागने वालों का हश्र क्या होता है, ठीक है। ये किस बुक में लिखा हुआ है भाई? पार्वती शर्मा की बुक में लिखा हुआ है, अकबर ऑफ हिंदुस्तान में। उधर फिर क्या होता है भाई? जब हेमू को पता चलता है कि भाई मुगल जवाबी हमला करने के लिए योजना बना रहे हैं, तो उन्होंने भी अपनी तोपें कहाँ भेज दी भाई? पानीपत भेज दी। और बैरम खां ने भी अपने किसको भेजा भाई? अली कुली शाह बनी को। किसको भेजा? अली कुली शाह बनी को नेतृत्व के लिए भेज दिया। और साथ में क्या भेज दिया भाई? 10,000 लोगों की सेना भेज दी, पानीपत की साइड रवाना कर दी। जो शहबानी थे ये कौन थे भाई? एक उज्बेक थे। कौन थे? एक उज्बेक थे। उज्बेक क्या होते हैं भाई? इनकी गिनती ना मशहूर लड़ाकों में होती थी। जो उज्बेक होते थे ये कौन होते थे? मशहूर लड़ाके होते थे, जैसे तीरंदाज वगैरह, जो बहुत सारे तीरंदाजी अच्छी होती है इनकी,
ठीक है, कौन थे भाई वो? बैरम खान ने किनको भेजा? ये क्वेश्चन आता है कि 1556 की पानीपत के द्वितीय युद्ध में मुगलों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? अली कुली शाहबनी। अली कुली शाहबनी कौन थे? ये भी एक उज्बेक थे। अब्बुल फजल अपनी बुक में लिखते हैं अकबर की जीवनी में कि ना हेमू ने बहुत तेजी से दिल्ली छोड़ दिया। दिल्ली से पानीपत की दूरी सिर्फ 100 किलोमीटर से भी, भाई 100 किलोमीटर के लगभग थी, उससे भी कम थी। हेमू की सेना 30,000 अनुभवी घुड़सवार, 500 से 1500 बीच के हाथी लेके आए थे और हाथियों की सूंडों में तलवार और बर्छे बंधे हुए थे और उनकी पीठ पर युद्ध कौशल के पारंगत तीरंदाज सवार थे। इससे पहले मुगल सेना ने युद्ध के मैदान में इतने लंबे चौड़े हाथी देखे ही नहीं थे। वो किसी भी फारसी घोड़े से तेज दौड़ सकते थे और घोड़े और घुड़सवार को अपनी सूंड से उठाकर हवा में भी फेंक सकते थे। तो देख लो भाई, अब्बुल फजल ने ये बात लिखी थी हेमू के हाथियों के लिए। हेमू राजपूतों और अफगानों की एक बड़ी फौज के साथ भी पानीपत पहुंच गया भाई, ये भी पहुंच गया हेमू भी। हेमू का साथ किन्होंने दिया था? राजपूतों ने और कुछ अफगानी सेनाओं ने दिया था। फिर एक राइटर है, इतिहासकार है JM शेलत, ये इनकी बुक है अकबर। ठीक है, JM शेलत की बुक है। किन की बुक है भाई? JM शेलत की बुक है। ये आपको आज मैं बुक्स वगैरह क्यों करवा रही हूँ कि भाई ये देखो, हर टीचर इनकी स्टोरी बता देते हैं लेकिन यूँ नहीं बताते भाई इस राइटर ने ये बात बोली है। ठीक है, जो मैं आपको ये स्टोरी बता रही हूँ, आप सबको इन स्टोरियों का पता है लेकिन आपको ये नहीं पता कि किस किस राइटर ने ये चीज़ बोली है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अगर आपको लिखना है तो मैं बोलती रहूँगी, आप लिखते रहना। ठीक है, जो JM शेलत है, इनकी एक बुक है अकबर। इसमें ये लिखते हैं कि अकबर को इस लड़ाई से थोड़ी दूर एक सुरक्षित जगह पर रखा गया था और बैरम खान ने भी इस लड़ाई में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया, वो भी अलग ही रहे और लड़ाई की सारी जिम्मेदारी कुछ अपने खास लोगों पे छोड़ दी थी इन्होंने। हेमू इस लड़ाई में सिर पे बिना कवच लगाए हुए उतरे और वो लगातार चिल्लाकर अपनी सेना का जोश बढ़ा रहे थे। कहते हैं ना, हाउस द जोश, हाउस द जोश। ठीक है, फिर सामने वाला क्या कहता है? या विद जोश। तो ये चीज कर रहे थे ये। हेमू हेमू के हाथी का नाम क्या था भाई? ये क्वेश्चन आया है। हेमू का हाथी कौन था भाई? हवाई। ठीक है, हेमू अपने हाथी हवाई पर चढ़े हुए थे। ठीक है, ये चीज बताया। ये किसने बताया? शेहलत ने। फिर बदायूं होते हैं, बदायूं का तो नाम आपने बहुत सुना है। बदायूं की एक बुक थी, क्या बुक थी भाई बदायूं की बुक? बदायूं की बुक थी मुंताखब उत त्वारिख। क्या थी भाई? मुंताखब उत त्वारिख। ठीक है, ये किसकी बुक थी भाई? बदायूं की। इसमें बदायूं लिखते हैं कि हेमू के ना हमले इतने सधे हुए थे, बहुत ज्यादा सधे हुए थे कि उसने मुगल सेना के दाएं बाएं दोनों हिस्सों में अफरा तफरी फैला रखी थी हेमू ने। लेकिन भाई फिर क्या होता है, मध्य एशिया के घुड़सवारों को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए था जो मुगलों के थे। हेमू के हाथियों के सिर पर सीधा हमले करने की बजाय जो मुगल थे इन्होंने ना उन पर तिरछा हमला, यानी कि ये साइड हमला कहते हैं ना, तिरछा वार करना स्टार्ट कर दिया हाथियों के सिर पे, ताकि हाथियों पर सवार सैनिकों को नीचे गिराकर उन पे जो तेज तर्रार घोड़े थे उनके तले रौंदा जा सके। इस लड़ाई का वर्णन करते हुए जो अब्बुल फजल हैं, अब्बुल फजल ऐसे लिखते हैं कि उस टाइम बादलों जैसी गर्जना और शेर की दहाड़ती हुई दोनों सेनाओं ने एक दूसरे पर हमला बोल दिया। ठीक है, अली कुली शाहबानी के तीरंदाजों ने दुश्मन पर तीरों की बरसात कर दी। ये क्यों बोल रहे थे भाई अब्बुल फजल? तो भाई ऑब्वियस बात है, ये जब अकबर के चहेते थे, अकबर के भाई लगा लो, तो ये तो इनके बारे में बोल लेंगे कि भाई ऐसे थे और वैसे थे भाई मुगल। तो इन्होंने क्या बात की कि बादलों जैसी गर्जना और शेर की तरह दहाड़ती हुई दोनों सेनाओं ने एक दूसरे पर हमला बोल दिया। अली कुली शाहबानी के तीरंदाजों ने दुश्मन पर तीरों की ऐसी बरसात कर दी, तब भी लड़ाई का रुखना मुगलों की साइड नहीं गया था तब तक। ठीक है, फिर भी नहीं मुड़ पाया था। हेमू इतने अच्छे तरीके से युद्ध लड़ रहा था, इतनी शक्ति के साथ। पार्वती शर्मा फिर लिखती हैं, ठीक है, शायद अकबर उस समय ये सोच रहे थे
कि किस तरह पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी भाई, मेरा जो दादा था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, भाई मेरा दादा 10,000 सैनिकों के साथ इब्राहिम लोदी के 1 लाख सैनिकों को हराया था। लेकिन अकबर को यह अंदाजा नहीं था कि तब बाबर के पास एक गुप्त हथियार था। क्या हथियार था भाई? गुप्त बारूद। ठीक है, लेकिन 30 साल बाद अकबर के पास कोई भी गुप्त हथियार नहीं था। क्यों? क्योंकि भाई तब तक बारूद इतना आम हो चुका था कि अकबर ने सैनिक अभियान शुरू होने से पहले अपने तोपखानों के प्रमुख को क्या आदेश देने पे मजबूर हो गया था अकबर। खुद सोचो कि क्योंकि बारूद आम हो गया था। अब भाई हेमू भी अपने तोप लेके आया हुआ था, तो अकबर ने ना अपने सैनिक अभियान शुरू होने से पहले ना अपने जो उनके तोप खानों के प्रमुख थे उनको यह आदेश दिया कि भाई इसे हेमू के पुतले में भरकर उसमें आग लगा दी जाए, ताकि जो हमारे सैनिक है ना उनका मनोबल बढ़ जाए। लेकिन तभी ये कहना ऐसा चमत्कार होता है भाई, दुर्भाग्य लगा लो हेमू का और मुगलों का भाग्य लगा लो कि मुगल सेना का साथ दे दिया भाग्य ने और लड़ाई का रुख बदल गया। क्या हुआ भाई? हेमू ने मुगलों के दाएं बाएं दोनों साइड में खलबली मचा रखी थी और अली कुली शाह बनी के सैनिकों ने हेमू की सेना पर तीरों की ऐसी बरसात की कि भाई उन पे कुछ दबाव बनाया जा सके हेमू पे। और क्या होता है भाई, उन तीरों की बरसात में एक तीर ऐसा निशाने पे लगता है, ठीक है, जिसमें ना अब्बुल फजल ये लिखते हैं, तीर लग गया भाई सही निशाने पे, माथे पे लगा, जाके आंख में लगा था हेमू के। इस चीज पे ना अब्बुल फजल लिखते हैं कि हेमू ने कभी भी घुड़सवारी नहीं सीखी थी। शायद यही वजह थी कि वो हाथी पर चढ़कर लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन शायद इसका एक कारण और हो सकता है। क्या भाई? अगर सेनापति हाथी पर सवार हो तभी सैनिक उसे दूर से भी देख सकते हैं। ऊपर से हेमू ने कोई भी कवच नहीं पहन रखा था, तो ये ना बहादुरी थी, लेकिन ये एक नासमझी थी, बहुत बड़ा नासमझी का फैसला था ये। किसका भाई? हेमू का, कि ये बिना कवच के एक तो हाथी पे बैठ गया। ठीक है, लड़ाई के खिलाफ उड़ता हुआ एक तीर अचानक आता है और हेमू की आंख को भेदता हुआ उसकी खोपड़ी में जाकर फंस जाता है। आपने एक मुहावरा सुना है, उड़ता तीर लेना, सुना है ना? उड़ता तीर लेना। हम कहते हैं ना भाई तेरी तो आदत है उड़ता तीर लेने की, बोलते हैं ना उड़ता तीर लेना। हम नॉर्मली ये चीज बोलते रहते हैं, उड़ता तीर ले लिया, उड़ता तीर ले लिया। ये उड़ता तीर हेमू के लिए है, ठीक है, हेमू के लिए बोला गया था। उड़ता तीर लिया यानी कि अपनी बहादुरी दिखा के बेवकूफी वाला काम करना कि कवच पहन के नहीं बैठा। ठीक है, हम भी कहते हैं ना अपनी बहादुरी, हम यूं जैसे कॉलेजेस में लड़कों की लड़ाई हो जाती है, हाँ तू के मैं खाम में खा, ठीक है, तू चल आजा, और सामने वाला बड़ सिर में लठ मारता है, वहीं तुम्हारा काम तमाम हो जाता है। तो वही चीज क्या होती है भाई? उड़ता तीर। तब दूसरा डायलॉग मारता है ना, और ले ले उड़ता तीर, तो यही है वो उड़ता तीर। ठीक है, फिर है ना एक हरबंस मुखिया हैं, एक इतिहासकार हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी, द मुगल्स ऑफ इंडिया। हरबंस ने कौन सी बुक लिखी थी भाई? हरबंस की एक बुक है, कौन सी? द मुगल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, हरबंस मुखिया की एक बुक है, क्या है भाई? द मुगल्स ऑफ इंडिया। इस बुक में ये लिखते हैं कि मोहम्मद कासिम फरिश्ता को बताते हुए, यानी कि मोहम्मद कासिम फरिश्ता को बताते हुए कहते हैं कि दुनिया की इस दुर्घटना के बाद हेमू ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी आंख के सॉकेट से तीर को निकाला और उसको, देखो अब है ना, आप मुझे ये कहोगे कि मैडम आप राइटर्स क्यों बता रही हो, राइटर्स तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं। देखो अब आपने ना अब्बुल फजल की चीज पढ़ी कि भी उसके आंख को बेचता हुआ तीर अंदर चला गया, उसकी खोपड़ी में जाके फंस गया, फिर आप ये कहोगे कि ना हिम्मत करके हेमू ने वो आंख में से तीर निकाला और ये किया। लेकिन ये था किस बुक में? ये हरबंस मुखिया की बुक में बोला गया है, मोहम्मद कासिम फरिश्ता को बताते हुए। इस दुर्घटना के बाद हेमू ने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने अपनी आंख के सॉकेट से तीर को निकाला और उसके जो आंख थी उसको अपने रुमाल से ढक लिया। इसके बाद भी उसने लड़ना जारी रखा, क्योंकि हेमू में भी ना सत्ता की भूख अकबर से कम नहीं थी, क्योंकि हेमू में भी बहुत भूख थी सत्ता की भूख थी, तभी तो एक गरीब परिवार से दिल्ली का राजा बन गया था भाई। लेकिन थोड़ी देर बाद हेमू अपने हाथी के ओंधे में बेहोश होकर गिर जाता है। इस तरह लड़ाई में जब भी सेनापति भाई ऐसे घायल होता है तो ऑब्वियस बात है भाई उसकी जो सेना उसका मनोबल टूटने लगता है। फिर क्या होता है भाई?
अकबर और बैरम खान अब युद्ध स्थल पे पहुंचते हैं। वो है ना अपने सैनिकों को लड़ते हुए नहीं पाते, बल्कि अपनी जीत की खुशी मनाते हुए देखते हैं। ख्वाजा आपने ना ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद का नाम सुना है, ठीक है? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद नाम सुना है आप लोगों ने? इनकी एक बुक है, क्या बुक है उनकी? इनकी बुक का नाम क्या है भाई? द तबाकत ए अकबरी, ठीक है? और ये बुक का नाम बहुत बार पूछा जाता है कि ये बुक किसकी है? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद की। इसमें ना ये लिखते हैं कि शाह कुली खान ने, जो आपके अली कुली थे, शाह कुली खान ने एक हाथी को बिना महावत के भटकते हुए देखा। उसने ना अपने एक महावत को हाथी पर चढ़ने के लिए भेज दिया। जब महावत हाथी पर चढ़ा तो उसने उसके होंदे पर एक घायल व्यक्ति को पड़े हुए देखा, और ध्यान से देखने पे पता चलता है कि वो घायल व्यक्ति कोई और नहीं, हेमू था। पूरे मामले के महत्व को समझते हुए कुली खां क्या करता है भाई? हाथी को हाँक कर बादशाह अकबर के सामने ले गया, और ये बोलते हैं कि इसने ना हेमू को उस टाइम जंजीरों से बांध दिया था। अब आप देखना कि कितने कॉन्ट्राडिक्शंस आएंगे, कोई राइटर कुछ बोल रहा है, कोई राइटर कुछ बोल रहा है, कोई बोल रहा है वो वहीं पे मर गया था, वीरगति प्राप्त हो गई थी, कोई कह रहा था कि भी हेमू को बांध के ले जाया गया था, ठीक है? फिर इस चीज पे ना अब्बुल फजल लिखते हैं कि 20 से अधिक युद्ध के विजेता हेमू को रक्त रंजित हालत में 14 वर्ष के अकबर के आगे पेश किया गया। बैरम खान ने हाल ही में बने बादशाह अकबर को कहा कि वो अपने दुश्मन हेमू को अपने हाथों से मारे। अपने सामने पड़े घायल हेमू को देखकर अकबर भी क्या हुए भाई? झिझक गए। उन्होंने ना बहाना बनाया अकबर ने, और कहा कि मैं इसको क्या मारूंगा, पहले इसके बहुत टुकड़े कर दिए हम लोगों ने। तो आसपास के भी कुछ खड़े लोग थे भाई, वो बैरम खां की बात का समर्थन करने लगे और बोले कि अकबर को, हेमू को मारने के लिए अकबर को उकसाने लगे। लेकिन है ना अकबर का मन नहीं मान रहा था। अकबर है ना टस से मस नहीं हुए। अब है ना यहाँ पे फरिश्ता एक इतिहासकार है, उनका मानना था कि अकबर ने ना घायल हेमू को अपनी तलवार से छुआ भर। लेकिन जो विलियम ए स्मिथ हैं और हरबंस मुखिया है, इन्होंने क्या लिखा है अपनी बुक में कि अकबर ने हेमू पर अपनी तलवार का उपयोग किया। लेकिन नॉर्मल आम धारणा क्या है, आम लोग क्या कहते हैं कि बैरम खान ने अपनी तलवार से हेमू का सर धड़ से अलग कर दिया था। इस चीज पे निरोध भूषण राय ने, इनकी बुक थी निरोध भूषण राय की बुक सक्सेसर ऑफ शेरशाह, ठीक है? सक्सेसर ऑफ शेरशाह यानी कि शेरशाह के बाद कौन थे। उसमें ना हेमू ने हमेशा उसमें इन्होंने लिखा कि हेमू ने हमेशा हिंदू और मुसलमानों को अपनी दो आंखों की तरह समझा, और पानीपत में वो हिंदुस्तान की प्रभुसत्ता के लिए मुगलों से लड़े। उनकी सेना के दाहिने हिस्से की कमान किसने संभाली थी भाई? शादी खां काकर ने, ठीक है? हेमू के दाहिने सीने की कमान, सेना की कमान किन्होंने संभाली थी भाई? शादी खां काकर ने। और बाएं हिस्से की किसने संभाली थी भाई? राम्या ने, ठीक है? अगर वो कुछ सालों तक और जीवित रहते ना हेमू, तो है ना हिंदुस्तान में हिंदू राज की नींव रख दी जाती। इस चीज पे जो विलियम ए स्मिथ हैं, इनकी बुक है अकबर, उसमें ये लिखते हैं कि क्षत्रिय या राजपूत ना होने के बावजूद भी हेमू ने अपने देश की आजादी के लिए युद्ध के मैदान में अपनी आखिरी सांस ली। किसी मानव अस्तित्व का इससे महान अंत और क्या हो सकता है? तभी इनको क्या बोला जाता है भाई? हेमू को महान राजा बोला जाता है। एक किराने की दुकान से लेके दिल्ली तक पहुंचना उस जमाने में बहुत बड़ी बात होती थी भाई। अगर भाग्य हेमू का साथ दे देता ना पानीपत के सेकंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, अगर वो हार की जगह जीत जाते ना, तो भारत का आज आप लोग ना अपनी हिस्ट्री कुछ और ही पढ़ रहे थे। हम नहीं पढ़ते 1556 में अकबर आया, शाहजहां आया, जहांगीर आया, या फलाना औरंगजेब आया, धकड़ा मकड़ा, ये सब हम नहीं पढ़ते। 1556 में ही क्या हो जाता? मुगलों का कल्याण हो जाता। और 1857 की क्रांति तक हम नहीं पढ़ते कि भाई मुगल काल कब से चला भाई? 1600 लेके 1857 तक चला। तब कब से कब तक चला था? 1526 से लेके 1857 तक चला। 1556 में इनका कल्याण हो जाता अगर हेमू का दुर्भाग्य उसका साथ नहीं देता, ठीक है भाई? आई गेस इतना आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि क्या चीज थी। अब हम नोट्स कर लेते हैं भाई, क्योंकि नोट्स बहुत जरूरी हैं। आपको ये कहानी इसलिए समझाई कि भाई एग्जाम में आपको कहानी याद रह जाए, ठीक है भाई? देखो
मध्यकाल के इतिहास में हेमू का नाम बड़ा आदर पूर्वक लिया जाता है। इनका जन्म हरियाणा के रेवाड़ी जिले के कुतुबपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था भाई? पूर्णदास था। ये किस जाति के थे भाई? धूसर जाति के थे। किस जाति के थे भाई? धूसर जाति के थे। धूसर जाति कौन होते थे भाई? बनिए, यानी कि व्यापारी वर्ग की एक उपजाति थी। ठीक है, बनियों की एक उपजाति थी। और फिर क्या हुआ भाई? पता क्या होता था, हेमू के पिता की ना आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए ना इन्होंने अपने बचपन में बहुत ज्यादा कष्ट देखा था और अच्छी शिक्षा भी ये प्राप्त नहीं कर पाए थे। इससे छोटी अवस्था में ना इनको अपना पेट पालने के लिए काम करना पड़ता था। और बचपन से ही है ना हेमू बहुत ज्यादा शार्प माइंड थे और बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग व्यक्ति थे। और छोटी एज में इन्होंने क्या किया भाई? हेमू ने सूर शासकों के यहाँ नौकरी करनी स्टार्ट कर दी थी। सबसे पहले ना ये सरकारी फेरी वाला बने थे, थोड़े समय बाद सरकारी ठेकेदार और फिर शाहना ए बाजार बन गए थे। शाहना ए बाजार अफगान राज्य में ना बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है। उसका काम क्या होता है भाई? सारे राज्यों की बाजार व्यवस्था देखना होता है। इसके बाद ना हेमू ने, आपको बताया था ना, खुफिया विभाग का काम किया, डाक विभाग का काम किया। ठीक है, जिसको हम दरोगा डाक चौकी जैसे है ना, इन पदों पे इन्होंने संभाला था। अब्बुल फजल ने इनके बारे में क्या बोला भाई? चालाकी में निपुण होने के कारण अपने व्यापारिक चतुराई में हेमू ने इस्लाम शाह तो नहीं आएगा, ये इस्लाम शाह उसी को बोल देते हैं, इब्राहिम शाह को ही, नगरों में बहुत ही योग्य व्यक्ति जता दिया। इस्लाम शाह राज्य के महत्वपूर्ण मामलों में हेमू से विचार विमर्श किया करता था। ठीक है, छोटी आयु में अपने आर्थिक स्थिति को देखते हुए हेमू ने सूर शासकों के यहाँ नौकरी स्टार्ट कर दी। वाह भाई, नौकरी शुरू की। अब्बुल फजल के अनुसार हेमू चालाकी में निपुण होने के कारण तथा अपनी व्यापारिक चतुराई से हेमू ने इस्लाम शाह की नगरों में बहुत ही योग्य व्यक्ति माना जाने लगा था। किसको माना जाने लगा था भाई? हेमू को। इस्लाम शाह की मृत्यु के पश्चात आदिल शाह बादशाह बनता है। इब्राहिम शाह भी इसी को बोलते हैं भाई, और इस्लाम शाह भी। हेमू ने आदिल शाह पर अपने व्यक्तित्व की गहरी प्रभाव छोड़ी और आदिल शाह ने हेमू को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। प्रधानमंत्री के पद को क्या बोला जाता था भाई? क्या बोला जाता था? अभी आपको पीछे करवा के आई थी मैं, वकीले, क्या बोला जाता था? क्या बोला जाता था भाई? आदिल शाह ने इनको वकील ए आला, क्या होता था ये पद? वकील ए आला नियुक्त किया। हेमू ने प्रधानमंत्री पद के अलावा सेना के नेतृत्व को भी अपने हाथों में ले लिया था। ठीक है, सेना के नेतृत्व को भी इन्होंने क्या कर लिया था भाई? अपने हाथों में ले लिया था। ठीक है, और फिर क्या हुआ भाई? सबसे पहले हेमू ने क्या किया? जैसे है ना, हेमू ने सारा प्रशासनिक काम भी अपने हाथ में ले लिया था। उसने जितने अयोग्य व्यक्ति थे उन सबको पदों से हटाकर जो योग्य व्यक्ति थे उनको नियुक्त किया। न्याय वितरण की जिम्मेदारी भी इन्होंने, हेमू ने खुद संभाली। पता उस टाइम क्या हो गया था? अब्बुल फजल ने ना ये बात कही थी कि जो बादशाह आदिल शाह था ना, वो सिर्फ नाम का ही राजा बन गया था। सारा काम कौन देख रहा था या राज्य कौन संभाल रहा था? वो हेमू संभाल रहा था। ठीक है, जैसे भाई हेमू ने प्रधानमंत्री का पद भी मिल गया था इनको, सेना का नेतृत्व भी किया। और है ना, कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि हेमू अफगान के हितों में ना प्रसन्नता का सदैव ध्यान रखता था। ठीक है, बदायूं ने जैसे ये बोला था कि हेमू कई बार सैनिकों को अपने यहाँ खाने पे बुलाता था और वो तसल्ली करता था, परिणाम स्वरूप सब अफगाना लोग उससे ना प्रसन्न रहते थे। लेकिन आदिल शाह की अयोग्यता का फायदा किसने उठाया भाई? फायदा उठाते हुए ना जो अफगान सरदार थे ये ना अपने अलग अलग स्वतंत्र शासक घोषित करने लगे खुद को। जैसे ना जो ताजखा किरानी था उसने ना दक्षिण बिहार पे अपना कब्जा कर लिया था। मोहम्मद खां सुर ने बंगाल पे कब्जा कर लिया था। और वो जो ये मोहम्मद खां सुर था ना, ये ना भारत का भी राजा बनना चाहता था। जैसे बाज बहादुर था, इसने मालवा पे अधिकार किया था। जो इब्राहिम खां सूर थे, अहमद खां सूर से अलग अफगान राज्य के स्वामी का भी ऐसे दावा पेश करने लगे। इन सब के भाई इतने बुरे दिन स्टार्ट हो गए थे आदिल शाह के। हेमू ने इस समय 22 लड़ाइयां लड़ी थी, ऐसे अलग 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 जहां पे ये स्वतंत्र शासक बनते जा रहे थे ना, इनके साथ हेमू ने 22 लड़ाइयां लड़ी थी। कहते हैं ना हेमू ने टोटल 22 लड़ाइयां लड़ी। किसके लिए लड़ी भाई? आदिल शाह के लिए लड़ी। जैसे ताजखा खां किरानी से लड़ी, मोहम्मद खां सूर से लड़ी,
बाज बहादुर से लड़ी, इब्राहिम खान सूरी से लड़ी, ठीक है। ऐसे ऐसे इन्होंने 22 युद्ध लड़े और 22 के 22 जीते, जिन पे इनको क्या बोला गया, सिकंदर गुप्त, ठीक है, मध्यकाल का सिकंदर गुप्त। फिर क्या होता है भाई, 26 जनवरी 1556 को हुमायूं मर जाता है, ठीक है। तो अब ये स्टोरी आपको मैं पीछे बता के आई थी, अब मैं आपको ये दोबारा नहीं बताऊंगी भाई, ठीक है। मैं आपको ये सब बता के आई हूँ पीछे। ताज खां की रानी, जैसे 22 युद्ध आदिल शाह के लिए सभी शत्रुओं का सफाया कर दिया भाई। 26 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु हुई, तब दिल्ली का खाली सिंहासन पर आदिल शाह ने हेमू को कब्जा करने के लिए भेजा। अब मुगलों के आगे लड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा था। 7 अक्टूबर 1556 और कई बार 6 अक्टूबर भी मिलता है भाई, दोनों सेनाओं का आमना सामना युद्ध के मैदान में होता है और हेमू ने अपनी सेना को 3 भागों में बांटा था। इस समय मुगलों की कमान कौन कर रहे थे, तारदी या टारडी बेग, ठीक है। और तारदी बेग क्या हुआ भाई, हारने लगा तो ये भाग गया था। क्या कर दिया भाई, तारदी खां भाग गया था ना डर के। कहाँ भागा था ये, पंजाब की साइड भागा था, ठीक है। कहाँ भागा था भाई तारदी खां, कहाँ भागा था भाई, भाग गया था ये पंजाब की साइड। देखो हेमू ने जो अपनी सेना को 3 भागों में बांटा था ना, केंद्रीय भाग को कौन, हेमू खुद संभाल रहे थे, बाएं भाग को अल्लाह दाद संभाल रहे थे और दाएं भाग को राय हुसैन डलवानी सरदार, ठीक है, संभाल रहे थे। अलवर के एक हाजी खां थे, उन्होंने ना इसमें इसका हेमू का बहुत साथ दिया था, ठीक है। और मुगलों की कमान कौन संभाल रहे थे, तारदी बेग संभाल रहे थे या टारगी खां, ठीक है। आक्रमण के शुरुआत में ना मुगल सेना द्वारा हुई। मुगलों के बाएं पक्ष के जनरल कौन थे, इस्कंदर खां थे। हेमू के दाएं पक्ष पर आक्रमण करके वो हार गए थे। और है ना, ये स्टोरी चलो मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर क्या होता है भाई, तारदी खां सीधे हमले को सह नहीं सकता, इतना बुरा हाल कर दिया था, ये युद्ध स्थल छोड़ के भाग गया था। और भाग के फिर ये पहुंच गया था, आपको पता है, फिर भाई उसने इसको, बैरम खान ने इसको मार दिया था, ठीक है। ये स्टोरी आप कर चुके हो। 7 अक्टूबर 1756 को हेमू शाही छत्र के नीचे बैठकर दिल्ली में प्रवेश करता है। यहाँ उसे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के भी चलवाए। जिस समय दौलताबाद की हार की खबर अकबर को पहुंची, दौलताबाद है ना, दिल्ली को ही बोला जाता था, पहुंची, उस समय अकबर जालंधर के सुल्तान सिकंदर के साथ वहां पे उलझा हुआ था, ठीक है, उलझा हुआ था। खबर पाते ही अकबर ने अपने जो इनके फूफा थे ख्वाजा खिंजर खां को सुल्तान सिकंदर का मुकाबला करने के लिए छोड़ दिया वहां और खुद दिल्ली का कूच किया। कई बुक्स में ये कहते हैं भाई, मुगलों के हारे हुए सरदार भाई ये जो थे तारदी खां, इसको देखा सरहिंद पे, ये मिला उनसे तो इसको मार दिया गया था, ठीक है भाई। फिर आपका नेक्स्ट क्या स्टार्ट हो जाएगा भाई, पानीपत का दूसरा युद्ध आपको मैंने करवा दिया। और फिर हम अब आगे पढ़ेंगे दोबारा मुगल शासन। हेमू आज खत्म हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कहाँ हुआ था भाई हेमू का जन्म, रेवाड़ी में हुआ था, ठीक है, रेवाड़ी के कुतुमपुर गांव में। ये एक नमक व्यापारी थे, किस जाति से थे, धूसर जाति से थे, ठीक है। आदिल शाह के टाइम पे इन्होंने, ठीक है, प्रधानमंत्री बने। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस